1 2 3 स्टार्ट। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी दोनों पक्ष चाहे जैसी व्याख्या करें, इस फैसले से यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। चूँकि इस फैसले का एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं, इसलिए उसका अकादमिक महत्व ही है। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल की ओर से तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए आदेश देना सही नहीं था। राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराए जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उद्धव ठाकरे को इसलिए कोई राहत नहीं मिल सकी क्योंकि उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना करने के बजाय त्यागपत्र देना पसंद किया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद राज्यपाल ने शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को सही माना। स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ हाथ नहीं लगा। उन्हें त्यागपत्र देने के अपने फैसले पर अफसोस अवश्य होगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वह अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्हें खुद के साथ अपने सलाहकारों को दोष देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र देकर यही उजागर किया था कि उनके पास बहुमत नहीं है। स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल का फैसला गलत था तो मुख्यमंत्री का भी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि केवल पार्टी के अंदर असंतोष के कारण राज्यपाल की ओर से संबंधित सरकार को यह कहना उचित नहीं कि वह विश्वास मत हासिल करे। इस निष्कर्ष के बाद यह तय है कि अब कोई भी सत्ताधारी दल अपने तमाम विधायकों की बगावत के बाद भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रश्न यह है कि उस स्थिति में क्या होगा जब किसी सत्ताधारी दल के 2/3 विधायक बगावत करके अपनी ही सरकार को अल्पमत में ला दे। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता कि ऐसी किसी स्थिति में राज्यपाल को क्या करना चाहिए। क्या उसे अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने देना चाहिए। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां कुछ सवालों का जवाब देने वाला है, वहीं कुछ अन्य सवालों को जन्म देने वाला भी। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे से त्यागपत्र मांग रहे हैं, लेकिन यह उन्हें भी पता होगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। उन्हें एकनाथ शिंदे से नैतिकता की अपेक्षा करने के बजाय इस पर विचार करना चाहिए कि स्वयं उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उससे नाता तोड़कर विरोधी दलों संग सरकार बनाकर कितना नैतिक कार्य किया था।
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास पिछले 5 दिनों में 3 धमाके हो जाने के बाद अब पुलिस की नींद खुली है और उसने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला विस्फोट बीते शनिवार को हुआ था, फिर सोमवार को और अब गुरुवार को तड़के हुआ। जब पहला विस्फोट हुआ था तो पुलिस ने उसे रसोई की चिमनी में हुआ विस्फोट बताकर नज़रअंदाज कर दिया था। दूसरे विस्फोट के बाद भी वह सतर्क नहीं हुई, जबकि वह पहले वाले विस्फोट से अधिक ताकतवर था। जब तीसरा विस्फोट हुआ तभी उसके कान खड़े हुए। पुलिस अब भी यही कह रही है कि आरोपी पटाखे बनाने वाली सामग्री से विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका असल इरादा क्या है यह अभी खुलासा नहीं किया गया है। पंजाब में पिछले कुछ समय से उपद्रवी तत्व लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं। अलगाववादी तत्व सिर उठाते देखे गए हैं। खालिस्तान की मांग फिर से उठने लगी है। कुछ दिनों पहले ही वारिस पंजाब दे संगठन के अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान की मांग उठाते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी थी। पुलिस की घेराबंदी के बीच से भाग निकला था और काफ़ी मशक्क़त के बाद वह पुलिस की गिरफ्त में आ सका। इन सब के बावजूद हैरानी की बात है कि स्वर्ण मंदिर जैसी संवेदनशील जगह पर विस्फोट के बाद भी पंजाब पुलिस शिथिल बनी रही। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से पंजाब को आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील राज्य माना जाता है। अमृतसर में इस लिहाज से और चौकसी की अपेक्षा की जाती है। स्वर्ण मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाके में विशेष तौर पर कड़ी नज़र रखी जाती है। फिर भी कुछ शरारती तत्व स्वर्ण मंदिर में न सिर्फ पनाह पाने बल्कि वहां विस्फोटक तैयार करने में कैसे कामयाब हो गए। जैसा कि शुरुआती विवरणों से पता चल रहा है कि वे ताकतवर विस्फोटक तैयार करने का प्रयोग कर रहे थे। जाहिर है वे नौसिखिया और सिरफिरे नहीं हैं। उनका मकसद स्पष्ट है। पंजाब पुलिस की शिथिलता का ही नतीजा है कि वे 3 बार विस्फोट करने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस ने उनके पास से जो पर्चे और मोबाइल फ़ोन से संदेश आदि इकट्ठा किए हैं उससे उन तक भी पहुंचने का सूत्र मिलेगा जिनके हाथों में इन्हें संचालित करने का यंत्र है। उनका मकसद क्या है और उन्होंने क्यों स्वर्ण मंदिर को दहशत फैलाने की जगह के रूप में चुना, यह सब अभी साफ होना है। स्वर्ण मंदिर पहले ही खालिस्तान आंदोलन के समय में अलगाववादियों का ठिकाना रह चुका है। हालांकि अब न तो पहले जैसा स्थानीय लोगों का उस आंदोलन को समर्थन है और न इस आंदोलन के जोर पकड़ने की कोई गुंजाइश नज़र आती है। मगर कनाडा आदि देशों में बैठे कुछ आपराधिक वृत्ति के लोग सिख भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते रहते हैं और उनके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए ज़्यादा खतरा पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पंजाब में अपनी साजिशों को अंजाम देने का रहता है। पंजाब पुलिस इस तथ्य से अनजान नहीं,
फिर भी वह कैसे इतनी लापरवाही बरत रही है कि कुछ उपद्रवी तत्व धमाके करने, सिख पंथ के नाम पर लोगों को भड़काने आदि जैसी गतिविधियों को अंजाम दे पा रहे हैं। सवाल खुफिया एजेंसियों की सक्रियता पर भी उठता है कि उन्हें ऐसी गतिविधियों की भनक तक कैसे नहीं मिल पा रही है। स्टॉप।